नमस्कार। आइए आज फिर मैं आपका गनीमेमन पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी जिज्ञासा जितनी समझते हैं उससे ज्यादा और भी आपको इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। आज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर लोग जितना बोले उतना कम है। मगर फिर भी हम कुछ ऐसे सवाल आपके सामने लाए हैं कि जिन्हें सुनकर आप भी खुद अपने आप में कहोगे कि यकीनन ये सवाल पूछने जैसे हैं। मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका इन सब सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी भी है, स्टडी भी है और आपने लगभग 5 बुक इसके ऊपर खुद की प्रकाशित की है। मेरे साथ में है आज खास ऐसे इंसान के जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और उसके अलावा अध्ययन के ऊपर रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे ग्रंथों पर बड़ी गहराई से अध्ययन किया है और उनसे रिलेट कर कर आज हम आपके साथ में बातचीत करने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं पुनीत शर्मा जी का। और मैंने आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूं तो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका स्टडी हर एक सब्जेक्ट पे होता है। आप IMR में प्रोफेसर हैं और बड़े ही ऐसे इंटरेस्टिंग इंसान हैं। मैंने उनका नाम चुनने के पहले इसलिए भी सोचा कि जिस तरीके आपकी ये 5 बुक है, मैं अभी वो बुक्स के बारे में आपको बीच में बताऊंगा और शायद मेरे नीचे इसमें आपको लिंक में लिखकर भी भेजूंगा कि इनके बुक्स क्या है। लेकिन सिर्फ अपने खुद के अपने आप को किस तरीके से हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना और वो भी किसी महाभारत, रामायण और उपनिषद से किसी की सीख लेकर अपने आप को डेवलप करना, इसके ऊपर आपकी बुक्स है। और पीयूष गोयल जी ने और बड़े बड़े मंजे हुए लोगों ने इनको खास करके इनके ऊपर प्रस्तावना भी लिखी है और हम खुशनसीब हैं कि आज हमारे बीच में पुनीत शर्मा जी मौजूद हैं। पुनीत जी नमस्कार। मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये सब्जेक्ट आपके और मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग होगा। डेफिनेटली। सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में बड़ी गहराई से चिंतन करने के लिए मजबूर करता है, रोज सुबह उठते हैं और पेपर देखते हैं या टीवी पे देखते हैं या सुनते हैं कि आज का मेरा भविष्य क्या है, और वो भविष्य के चक्कर में एक तो मैं पूरा दिन खराब करता हूं या खुशी खुशी बाहर जाता हूं कि आज का दिन मेरा भविष्य का अच्छा लिखा है जी। तो मुझे ये समझा दीजिए कि ये रोजमर्रा का जो हमारा भविष्य है, क्या यकीनन ये ग्रंथों से इतना प्रभावित है कि मुझे रोज की दिनचर्या में भी ये इफेक्ट करता है? और अगर सही में ऐसा है तो फिर कई बार तो मेरे लव अफेयर अभी भी लिखे जाते हैं जबकि मेरी उम्र अफेयर करने की नहीं है जी। तो इसका मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि क्या अध्ययन है। जी। देखिए गनी भाई, जो डेली हॉरोस्कोप प्रेजेंट किया जाता है उसके पीछे एक बेसिस होता है जिसको बोला जाता है गोचर कुंडली। उसमें क्या होता है, जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट जो है वो यूनिक है, सबके अलग है, लेकिन वो जो ज्योतिषी आपको हॉरोस्कोप दे रहा है टीवी पर या न्यूज़पेपर में, वो गोचर कुंडली को ज्यादातर प्रेफर करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि जनरली आपके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। अगर मान लीजिए एक राशि पकड़ लीजिए आप, अगर आप फॉर एग्जांपल मीन राशि की कुंडली का आज आप पढ़ते हैं और लिखा गया है कि भाई आप सपोज एक्सीडेंट होने वाला है या मे बी आपको धन लाभ होगा या मे बी आपका लव अफेयर होगा, वो देखा जाता है आपका शुक्र कहाँ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, चंद्रमा या बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन के अनुसार उसका एक अनुमान लगाया जाता है, एक प्रेडिक्शन दिया जाता है। अब सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि वो एप्लीकेबल कभी होता है कभी नहीं होता है। कभी आपको आप पढ़ते हैं कि धन लाभ होने वाला है, कभी हो जाता है और कभी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है डिफरेंस? क्योंकि मीन राशि के सिर्फ हमारे देश में अगर आप देखो तो हम 150 करोड़ के ऊपर है, और मीन राशि वाले अगर आप पकड़ेंगे 12 राशियों के हिसाब से मिनिमम 10 करोड़ तो लोग होंगे। तो 10 करोड़ लोगों को धन लाभ होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए फिर जैसे हम माइक्रोस्कोप में और डीप जाते हैं, सेगमेंट करते हैं और हम उसको सूक्ष्म तरीके से देखते हैं, इसके लिए आपको इंडिविजुअल कुंडली चार्ट देखना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया है कि आज धन लाभ होने वाला है तो बेसिक भी अगर आपको ज्योतिष पता है, और आजकल तो मोबाइल पर सॉफ्टवेयर्स भी मिल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां पर से आप देख सकते हो कि ये मेरे इस पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस आता है, कभी होता है और कभी नहीं होता है, उसका सर इस पे पूरी जी मैं एक बात थोड़ी सी रोकना चाहूंगा, जी, सॉरी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब आप
आपने कहा कि माइक्रोस्कोपिकली अगर हम उसे और माइन्यूटली देखते चले जाते हैं तो कुछ परसेंट पे होता है। आप कहिए कि 25% पे होता है, 25% पे होता है, 75 पे नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े पे तो धन लाभ होने लग जाएगा तो देश की इकोनॉमी कहां से कहां चली जाएगी। सारे अंबानी बन अब मुझे बताइए कि जब 75% लोगों का अध्ययन वो नकारात्मक तरीके से दिखने वाला है, तो आप तो 75% को भयभीत कर रहे हैं और उनको एक नया दिशा दिखा रहे हैं या फिर एक नए सपने दिखा रहे हैं और बेचारा शाम को मिलता कुछ भी नहीं है। सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो उसको समझ सके। सर देखिए, अभी इसमें दोनों भूमिकाएं हैं, पढ़ने वाले की और लिखने वाले की। लिखने वाला की भूमिका अधिकतर ये होती है कि वो सत्य बताए। जैसे अगर आपका आज गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में होने वाला है या अष्टम में रहेगा या छठे घर में है, तो बट ऑब्वियसली आपको डिप्रेस फील होगा, आप नेगेटिव सोचेंगे, आप अननेसेसरी की चिंता करेंगे, आपको किसी पर गुस्सा आएगा, नई उस बात से आपको चिढ़ होगी। तो ये वो अनुमान कर कर आपको सतर्क कर रहा है कि ये आपके साथ हो सकता है। सेकंड, जो पढ़ने वाला है उसको ये बात जहन में रखनी बहुत जरूरी है कि ये जो है ये एक ओवरऑल मैप के तरह से बताया गया है। जैसे मौसम विभाग बोलेगा कि इंडिया में बारिश होने वाली है, लेकिन मेरे सिटी में होने वाली क्या, इसलिए हम लोकल जो मौसम विभाग है उसका चेक करते हैं या अपने ऐप में देखते हैं। ये हो गया, हम एक स्कोपिक वे में आ गए। उसी तरह से अगर वो ज्योतिषी आपको बता रहा है कि आपके साथ बुरा होने वाला है या बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये माइंडसेट में रखना है कि ये एक लेवल तक ही मेरे पे एप्लीकेबल है। और इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, अगर आप इंडिविजुअल आपकी कुंडली देखते हो तो आपका पिक्चर पूरा थोड़ा clear सा होता है। फिर से एक बार थोड़ा सा रोको सर, भाई आपने इंडिविजुअली कह दिया, और जबकि देखिए आप, मुझे आपको ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहता हूँ ये बात कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी है, वास्तुशास्त्र वगैरह जो भी है, वो लोग भयभीत तो कर देते हैं साहब, बिल्कुल, या इधर वो खुश कर देते हैं या भयभीत कर देते हैं। हमारा बंदा साधारण इंसान जिसे कुछ भी ज्यादा समझता नहीं, ठीक है, सुबह पढ़ता है, एक तो अगर लिखा है कि आज एक्सीडेंट होने वाला है, तो भाई हमारा 4 व्हीलर छोड़ के 2 व्हीलर भी नहीं चलाता, साइकिल भी नहीं चलाता और घर में बैठा रहता है। सही है। और दूसरी बात, लिखा रहता है कि साहब आज आपके साथ में बहुत बड़ी आपदा होने वाली है। एक दूसरा, कहीं तो भी नुकसान की संभावना है। अब बेचारा काम करने वाला इंसान हफ्ते भर का जब वो पढ़ता है, नुकसान की संभावना में हफ्ता भर काम नहीं करता है। अच्छा, हफ्ता भर काम नहीं करता है म्हणजे आपने एक अच्छे भले इंसान को जो काम काज में सही में लगा हुआ था, आपने तो उसको हफ्ता भर रोक दिया। और सर मैं ये बड़ा ही इससे रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी के हिसाब से कह रहा हूं कि ये साइकोलॉजिकली इंपैक्ट और साइकोलॉजिकली जो मूवमेंट है भविष्यवाणी का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, ये कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों को सही है, एक जगह पर रोक रहा है, आइदर हमारी नेचुरल वर्किंग स्टाइल को या नेचुरल काम करने के तरीके को। क्या कहना चाहिए सर? आपका मुद्दा जो है वो बहुत सटीक है और ये एक्चुअली हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ रहा है उसकी पहली जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी उसकी, कि वो सच बताए। अब सच बताए मतलब ये नहीं कि उसको ये बता दे कि ये तुम्हारी मृत्यु की तारीख है या इस टाइम तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। उसका काम है आने वाली दुर्घटना जो है, जो भी घटना होने वाली है, प्रिय अप्रिय घटना, उसके बारे में उसको सतर्क कर दे कि ये होने वाला है। जैसे अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, उस दिन तो भी एटलीस्ट हेलमेट पहनना है, गाड़ी संभाल कर चलानी है, रूल्स फॉलो करने हैं, ये उसके बेटरमेंट के लिए है। अगर वो ये नहीं करता है तो ये किस बेसिस पे बोला गया है, प्लैनेटरी पोजीशन उस वे में जा रही है। प्लैनेटरी पोजीशन में अगर आपका शनि मंगल की साथ में युति होगी तो कुछ विध्वंसक होने वाला है। अब अगर आपके कुंडली में शनि मंगल अच्छे पोजीशन में है, आपका चंद्रमा नेचुरली अच्छा है और लिखा गया है कि आज आपका मूड खराब होने वाला है, आपके ऊपर कोई गुस्सा निकालेगा, आपको अपमान होने वाला है, तो इन चीजों में आपको उतना नहीं होगा। जैसे बारिश जब होगी तो सारे लोग भीगने वाले हैं जो बाहर है, लेकिन जिसके पास रेनकोट है या छाता है उस पर बारिश की बूंदें कम पड़ेगी, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो पूरी तरह से भीगने वाला है।
आपकी कुंडली में अगर आपका प्लैनेट ठीक पोजीशन में नहीं है, उसकी महादशा आपकी विपरीत जा रही है, तो ऑब्वियसली आपको वो फेस करना पड़ेगा। ये होता है साइकोलॉजिकली। अब इसमें क्या होगा, फिर आपको जो ज्योतिष है उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, और डिप्लोमेसी अगर आप स्वीकारते हो तो आप सच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जिसकी परमिशन आपको ज्योतिष शास्त्र नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसका एक ही बीच का रास्ता है कि आप उसको इसी एंगल में लीजिए कि ये पूरे जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लोगों पर बताया गया है, ये मेरा इंडिविजुअल नहीं है। जो ज्योतिष ने लिखा है न्यूज़पेपर में या जो टीवी पर बता रहा है, वो मेरे से पर्सनली मेरे बारे में नहीं लिखा है। ये पुनीत का आज का भविष्य में बता रहा हूं। पुनीत जैसे जो सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों मीन राशि वाले हैं, उनके बारे में बता रहा है। तो इसके लिए उनको उस एंगल से, उस तरीके से प्लान। देखिए, आपने पुणे जी उदाहरण तो बहुत अच्छा दे दिया, और उदाहरण में आपने ये बता दिया कि कुछ भीगेंगे, पानी तो गिरने वाला है। पानी तो गिरने जो वाला है। रेनकोट डाल के रखेंगे वो नहीं भीगेंगे, और जिन्होंने छाता लिया है वो बेचारे बच जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन बूंदे तो सब पे गिरने वाली है। बूंदे सब पर गिरने वाली है। यहां पर कुछ ज्योतिष ऐसा दावा करते हैं कि आप ये उपाय कीजिए, बारिश रुक जाएगी। मैं बारिश को रोक देता हूं, बादलों को मोड़, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बारिश, जैसे एक किसान का काम है खेती को बोना, बीज डालना, उसे उगाने का काम जमीन का है, बरखा का काम बादल करने वाले हैं, प्रोसेस अपने आप होने वाली है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज्योतिष ने, मे भी उनका कुछ बिजनेस मोटिव होगा और कुछ तरीका होगा, फेम, नेम, पॉपुलैरिटी, वो बोलते हैं इसको चेंज कर देंगे, हम बादलों को मोड़ देंगे, काय को चिंता करते हो आप, ये कर लीजिए। ये जो दावे हैं, इस दावों की वजह से ये भ्रम ज्यादा फैल रहे हैं, और इस वजह से, क्योंकि सर कोई शॉर्टकट नहीं है। जो प्रोसेस है, जो होने वाला है, वो होने वाला है, और यही ज्योतिष शास्त्र का काम है। आपको यहां से एक दूसरे सिटी जाना है, बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरा आपको रोड मैप बताने का काम है। मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि सर इस मोड़ पर एक बड़ा गड्ढा है, आपकी गाड़ी गिर सकती है, चोट लग सकती है। अगर आप उस मोड़ के पहले गाड़ी को धीमी कर लेते हैं, सुरक्षित तरीके से चलाते हैं, आप गिरेंगे अगर गिरना होगा तो, लेकिन आपको चोट कम लगेगी। लेकिन अगर मैं दावा करता हूं मैं रोड आपके लिए 4 लेन बना देता हूं, तो ये गलत है, ये अनैतिक है और ये अधर्म है। इस वजह से क्या होता है कि अगर आप ये 4 लोगों में बताते हो कि मुझे पुनीत ने एक ऐसा उपाय दिया और मेरी लाइफ ऐसी हो गई, उनकी अपेक्षाएं बन जाती है, और वो अपेक्षाएं फिर साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करती है, और फिर ये जो आपने बताया, फिर वो सुबह उठने की, पढ़ने की सबसे पहले आदत लग जाएगी, और जो उसने बोला है उस तरह से डे में अपना प्लान करूंगा। ये बचने की। इसमें मैं एक और सवाल इसी से रिलेटेड, थोड़ी देर पहले आपने 3-4 चीजों को एक्सेप्ट कर लिया कि जो कोई भी, यानी देखिए, ये तो अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स अपना नाम, अपना फेम, अपना काम, अपना रुतबा बनाने के लिए वो अलग अलग कुछ तो भी उपाय भी बताते हैं। कुछ उपाय ऐसे रहते हैं कि जो खर्चीले रहते हैं, कुछ उपाय में वो आपको अलग 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 तरीके की भ्रम पैदा करते हैं और आपसे वो करवा लेते हैं, और फिर बाद में उसमें हजारों लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। बेचारा मरता क्या नहीं करता, और उसी चक्कर में वो फिर बेचारा परेशान रहता है। लेकिन एक चीज मैं पुनीत जी आपको दावे के साथ में कहता हूं, बहुत सारा गेम ये साइकोलॉजी का है। बिल्कुल। और ये जो गेम है, ये गेम साइकोलॉजी का अगर है शास्त्र से ज्यादा, तो फिर इसको लोगों ने समझना चाहिए। या आप जैसे एस्ट्रोलॉजर जो स्टडीड है, अध्ययन करते हैं, उन्होंने हर वक्त ये बात का प्रभाव लोगों को देते रहना चाहिए। सर मैं आपके माध्यम से लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, लोगों का एक्चुअली कुछ हद तक लोगों का क्या गलत हो रहा है, वो एक ज्योतिष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सर्कल में घूमते रहते। वो टीवी पर देखेंगे, वो यूट्यूब पर देखेंगे, वो सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे, वो न्यूज़पेपर में देखेंगे, सिटी के इसमें जाएंगे, दूसरे सिटी के, क्योंकि उन्हें वो सुनना है जो उनके दिल में है। इसीलिए वो ढूंढ रहे और वो भटक रहे। और जो ज्योतिष उन्हें सत्य बता देगा, अगर कोई मेरे पास आता है या किसी के पास जाता है और बोलता है मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, और उसका चार्ट बोलता है कि इसको शायद ही लग सकती है, उसको ये नहीं सुनना है।
नहीं नहीं वो सुनना है, सुनना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेंगे लग कब? सकती है, लेकिन मैं आपको ये उपाय करने होंगे, आप ये रत्न पहनिए, आप ये करिए तो आपका हो जाएगा। लोगों को यही चाहिए सर। प्रॉब्लम ये है, लोगों को सच नहीं सुनना है, जबकि ज्योतिष शास्त्र सिंपल है, भूतकाल जानने का नहीं है साधन। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपका भूतकाल बताकर आपको इंप्रेस करेंगे और फिर भविष्य की भविष्यवाणी करने का प्रॉमिस करेंगे। और अगर मैं आपको बताता हूं कि आपके ये स्वभाव है, आपके ये गुण है, जो कि एक पर्टिकुलरली राशि के हिसाब से मैच करते हैं, तो आप इंप्रेस हो जाते हैं। फिर आपको ये आशा लग जाती है साइकोलॉजिकली एकदम सही। कि पुनीत तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, ओ, अगर ये मेरा भूतकाल से ही बता सकता है तो मेरा भविष्य भी भविष्य सही भी बता बताएगा। देगा। अब ये आप आगे मेरे ट्रैप में, ये मेरे लिए एक डोरवे ओपन हो गया बिजनेस का। और अगर मुझे ये पता चलता है कि आप 2 व्हीलर में नहीं 4 व्हीलर में आए हैं, आपका 4 व्हीलर का ये ब्रांड है, तो मैं अपने उपायों की प्राइजेस को चेंज कर देता हूं। जबकि उपायों में रत्न उपाय है, मंत्र उपाय है, साधना उपाय है, देवीय है, आध्यात्मिक है, तंत्र उपाय है, मंत्र है, बहुत सारे उपाय है। तंत्र भी है, मंत्र भी है। तंत्र के सर महामंत्र के इतने सारे विधियां बताई गई है। हाँ, जिसे लेकिन यज्ञ के तौर पे किए जाते बहुत सारे यज्ञ उपाय भी एक है, हैं। लेकिन उसको करने के लिए जो अनुष्ठान, जो एक पद्धति बताई गई है, पर वो सही है, 100% वो साइंटिफिकली है। सर देखिए, अभी साइंटिफिक आपने जो वर्ड बोल दिया, अब साइंस की बात मैं बताता हूं। अब मान लीजिए आपका पेट दर्द हो रहा है, साइंस इसको प्रूव कर सकता है? अगर आप मुझे कहते हो मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मेरा जब पेट दर्द हुआ था, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके हिसाब से सोचता हूं कि अच्छा इन्हें ये फील हो रहा है। आपके माइंड में अगर एंगर आ रहा है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, साइंस मेजर कर सकता है? मेजर नहीं कर सकता। आपके थॉट को मेजर नहीं कर सकता साइंस, लिमिटेशंस है। क्योंकि साइंस से बोलता है जो 5 एलिमेंट्स है हमारे, जो टच है, स्मेल है, हमारा स्पर्श है, दृष्टि है, इसके बाहर अगर कुछ है तो मैं उसे नहीं मानूंगा। हवा को भले उसने नाम दे दिया, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस, उसका फॉर्म, उसका शेप, उसका वेट, वो लीटर में है या किलो, ये नहीं बता पाएगा वो। तो साइंटिफिकली कुछ चीजें बोलने से अच्छा एक्सपीरियंशियल होती है। जैसे आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये मैं कब पता चलेगा? जब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस रहूंगा। आपकी अच्छाई साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते कि किलो में गनी भाई की अच्छाई है और ये बुराई है, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसी तरह से मंत्रों की सिद्धि, उनका अनुष्ठान, उनको बोलने का तरीका। अब मंत्रों में स्त्रीलिंगी मंत्र होते हैं, पुल्लिंगी मंत्र होते हैं, नपुंसक मंत्र होते हैं, तो उनको बोलने का, स्वर का एक पद्धति होती है। कुछ मंत्रों को जोर से बोला जाता है, कुछ को इस नॉर्मल में बोला जाता है, किसको मन में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक एनर्जी है। वो एनर्जी जब आपके ऊपर आती है, तो वो एनर्जी आपको एक डायरेक्शन देती है। और जैसे बताया गया है कि एक ह्यूमन, उसका एग्जिस्टेंस थॉट से है। देखने को तो हम सब सेम ही है, पूरे 150 करोड़ क्या पूरी दुनिया के 800 850 करोड़ लोग सेम ही है। किसी को भी 3 हाथ नहीं है, 4 पांव नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो डिफरेंस हमको हमारे बीच है, देख कर आता है, ओनली बिकॉज ऑफ Brain. थॉट प्रोसेस। और अगर आपका थॉट प्रोसेस एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज ऑफ तंत्र, मंत्र, साधना, अध्यात्म, जो भी आप उपाय का ले, तो वो डायरेक्शन आपको सही लेके जाएगा, तो आपका लाइफ बहुत सही जाने वाला है। और यही इसकी मेन उत्पत्ति का कारण था। तो जितने भी ऋषियों ने ये जितने उपनिषद बनाए हैं, हर उपनिषद में व्यक्तियों के उन्नति के मार्ग को ही बताया है। मूल ज्योतिष शास्त्र में उपाय नाम का कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी ये एक तरीके से एनालाइज करने का तरीका है, बस। और वो आपको एनालाइज कर कर उस हिसाब से आपको मार्ग या Correct. उपाय या तरीका बताते Correct. हैं। बरोबर है? जैसे सर आप स्टेज पर जाते हो, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो, जनरली आप स्वॉट एनालिसिस की बात करते होंगे। बस एक व्यक्ति ने सामान्य ज्योतिष के पास जाने के बाद खुद का स्वॉट एनालिसिस करना है। मेरी चार्ट में मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरे क्या वीकनेसेस है, कहां मुझे थ्रेट है और कहां मेरी अपॉर्चुनिटीज है। खुद की लक्ष्मण रेखा उसको समझ लेनी है। जब वो लक्ष्मण रेखा को लांघेगा, तभी रामायण घटित होगी, तभी राम जी को पराक्रम करने का, शौर्य दिखाने का अवसर मिलेगा। उसके बिना नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मैं लक्ष्मण रेखा नहीं लांघूंगा, मैं भीतर ही रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा, तो सर सॉरी, आपका शौर्य कभी सामने नहीं आएगा। ये आपको एक ज्योतिष से जानने की आवश्यकता है।
लोग क्या बड़ा बड़ा ही अच्छा आंसर आपने दिया। और मुझे उसमें थोड़ी सी ये जी, चीज जी। भी एक क्यूरियोसिटी है। आपने मुझे मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। जी आपने एक अच्छी बात ये कही कि सारी चीजों का अध्ययन हर तरीके से एनालाइज कर कर आपका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट समझने के बाद करेक्ट आपका एक्सेप्टेंस और आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपकी बॉडी लैंग्वेज को हर एंगल से समझने के बाद वो उपाय के तरीके शुरू होते हैं। करेक्ट डर इंसान को और भयभीत करता है, जी और डर के बाद में लोग अपने डर की वजह से हर किसी उपाय को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहरहाल, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल जवाब दिया। सर, मैं इस पर मैं आपने एक बहुत सुंदर शब्द यूज किया, एक्सेप्टेंस। हाँ एक्सेप्टेंस को देखकर ही जो व्यापारी ज्योतिष है हाँ वो समझ जाता है। बरोबर। भले आपने 1000 बार सुना होगा ये, लेकिन आज भी कई ज्योतिष है जो आपको ये बोलने से नहीं कतराते हैं कि गनी भाई आपने लोगों के लिए बहुत किया है, हाँ, लेकिन आपकी कोई है ही नहीं। कोई इज्जत ही नहीं करता है। आपका देने का स्वभाव है, आप कभी किसी को लूटने का, इसको धोखा देने का, ये आपका स्वभाव ही नहीं। स्तुति से अगर आप खुश हो रहे हो, आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ गया है, तो मुझे समझ गया है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। उस डायरेक्शन के अनुसार फिर मैं बाकी के काम करता फिर मैं हूँ। अपनी बाकी की चीजें आगे की डिसाइड एक इसमें पुनीत जी थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे जी, खड़ा हो बिल्कुल। गया है। वो इंटरेस्टिंग ऐसा है कि जैसा भी आपने कहा कि भाई आपके हर एंगल को देखकर वो सवाल भी तैयार हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस जैसे भी आप हमने सब चीजें सुनी। मुझे ये बताइए कि अब ये गेम, माफ करना थोड़ा सा मुझे ठीक है। शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कि अब ये एस्ट्रोलॉजी से हटकर आपके पर्सनालिटी का शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद, आपको उपाय देने के बाद फिर ये आ जाता है कमर्शियल टर्म में। करेक्ट, बिल्कुल। और ये जो कमर्शियल टर्म आज खास करके वास्तु शास्त्र में जिस अंदाज में बढ़ रहा है, मैं खुद एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बिल्डर हूं, लेकिन मैं देखता हूं साहब कि अब जिसको खुद की अपनी समझ नहीं, वो वास्तु के दोष निकालकर ये कहता है कि साहब ये चीज यहां नहीं चाहिए थी। हालांकि साहब सही है। वो मकान है सिर्फ 15 लाख रुपए का, उसके पास में लाख रुपए भी नहीं है, और जिंदगी में कभी इतने पैसे उसने कमाए भी नहीं है, लेकिन अब उसको लगता है कि वास्तु के दोष से एक तो उसका घर बदल जाएगा या उसकी दुनिया बदल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे साहब? देखिए, जो अभी मैंने आपसे कहा, आदमी वास्तुशास्त्री के पास जाने दो, ज्योतिष शास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड, किसी के पास जाने दो, उसके बेसिक 4-5 ही चीजों के वो लेकर घूमता है। पैसा कब आएगा, नौकरी कब, प्रमोशन कब, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, इसके बाहर वो नहीं पूछता है। नहीं जाता है। गलत नहीं है, हाँ, सांसारिक है, वो पूछेगा। हाँ, अगर आपको वास्तु का जानना है, इसमें भी आपको ज्योतिष शास्त्र बहुत सिंपल तरीके से हेल्प करेगा। जो चार्ट में 12 घर है, हाँ, अगर आपका चौथा घर जो वास्तु भूमि माता का माना जाता है, अगर वहां पर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा है, फॉर एग्जांपल राहु बैठा है और उस पर गलत दृष्टि है, सर आप लाख कोशिश कर लीजिए, दुनिया का बेहतरीन वास्तु बुला लीजिए, आपको वास्तु कभी भी सदोष नहीं मिलेगा, आपको दोषपूर्ण नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके चार्ट में लिखा है, आपके चार्ट में लिख गया है। यहां पर अगर एक प्रॉपर ज्योतिष के पास आप जाते हो और अगर आपको ये बता देता है, तो इसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो वास्तु के पास जाकर कंसल्ट करना, तोड़फोड़ या जो भी कुछ है उसके कॉस्ट उसका बच सकता है, या सेकंड वो अल्टरनेट ढूंढ सकता है। जैसे मेरे चार्ट में ज्योतिष में लिखा गया, बताया गया है कि मुझे वास्तु जो मिलेगी वो दोषी मिलेगा उसमें, तो मैं क्या, यानी ये आपके कुंडली से निकाला गया दोष है या कुंडली से निकाला गया आपका रिसर्च है? सर ये माइन्यूट लेवल पर अगर आप जाते हो, तो एक व्यक्ति कौन से करवट पर सोता है ये तक आप पता कर सकते हो ज्योतिष। क्या बात है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर उसकी जन्म की तिथि हो गई है तो उसकी मृत्यु की तारीख, समय, घड़ी, कारण, जगह, हर चीज आपको पता चल सकती है। लेकिन वहां पर जो एक दीवार खड़ी हो जाती है बताने की, वो ये है कि पूछा गया है तो बताओ, जितना आवश्यक है उतना ही बताओ, डरा मत। सॉरी जी, जितना पूछा गया उतना ही बताओ
और वो पूछता है तो ही उसका क्लेरिफिकेशन दो। इसका Correct. मतलब है कि ज्योतिष शास्त्र को हम्म। उसके जन्म की तारीख और उसकी कुंडली से उसकी मृत्यु मृत्यु के कारण कारण और उसकी ये सारी चीजें पता होती है, ये आपको कहना है? 100% पता होती है सर। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मृत्यु तो बहुत बड़ी घटना है, सर्वोच्च बड़ी घटना है। एक व्यक्ति खाने में अगर सब्जी खा रहा है तो किसी को थोड़ा नमक ज्यादा लगता है, कोई तीखा खाता है, कोई बहुत फीका खाता है, कोई प्याज लहसुन, ये भी उसके चार्ट से पता चलता है। यानी वो दोष है या फिर उसकी हैबिट्स है या ग्रह के जैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट है? ग्रह का इम्पैक्ट है, 100% ग्रहों का इम्पैक्ट है। सेकेंड हाउस जिसको बॉडी, जैसे 12 घर है तो कुछ रिश्तों में भी बटे हैं, जैसे पहला घर आप रहोगे, सेकेंड आपका फैमिली का रहेगा, तो बॉडी के स्ट्रक्चर को भी बांट दिया गया है। अच्छा, तो फर्स्ट हाउस आपका ये रहेगा, तो सेकेंड हाउस ये है। अच्छा, अगर सेकेंड हाउस में किसी का प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए शुक्र, वो अगर आपको टेढ़ी बात भी बोलेगा तो मीठी छुरी जैसा लगेगा। क्या बात? यस। अगर वो बुध है तो आप उसको रात को 2 बजे उठा करके आप जैसे वक्ता जो स्टेज पर खड़ा कर दीजिए, वो पूरी सभा को जीत लेगा। अगर वहां शनि है, राहु है, तो वो इतना टेढ़ा बात करेगा कि पुरानी जन्मों की दोस्ती हो या घर के कितने भी अच्छे सौहार्दपूर्ण रिश्ते हो, 1 मिनट में तोड़ देगा वो। ये होता है वही प्लैनेट जहां से हम टेस्ट को ग्रहण करते हैं, डेवलप है हमारा। वो प्लैनेट बताएगा कि ये व्यक्ति को क्या टेस्ट पसंद आएगा। क्या बात है, 100%। और ये ग्रहों के इतने बड़े प्रभाव से प्रभावित तो, आपका कहने का मतलब है कि अभी मैं एक अच्छा वक्ता हूं या मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो मेरा ग्रह जो है 2 नंबर आपने जो कहा जिस हिसाब से, वो बहुत स्ट्रांग है? बिल्कुल स्ट्रांग है। या उसमें कोई भी तरीके का दोष नहीं है या किसी भी तरीके की कोई और ग्रह की ये नहीं है? सर एक सिंपल है, अगर आप स्टेज पर जाने के बाद, आप जैसे हजारों लाखों लोग रोज स्टेज पर जा रहे हैं, हर कोई प्रयास कर रहा है कि तालियां बजे, सोशल मीडिया पर वायरल हो, लोग उनको फॉलो करें, क्या सब हो रहे हैं? नहीं हो रहे। कुछ स्टेज पर जाने के बाद कंटेंट भूल जाते हैं, किसकी रिदम नहीं बैठ रही है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रही है। अब अगर हम दोनों सपोज आपका ऑडियंस एस्ट्रोलॉजी पे देखना चाहता है और अभी अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, वो कट जाएगा। ये लोगों के साथ हो रहा है, ये भी वो प्लैनेट बता रहा है। जैसे जो मैं खाने की आदत बता रहा था, अगर वहां शुक्र बैठा है और बहुत अच्छी स्थिति में, तो जो मास्टर शेफ में दिखाते हैं ना, वो सॉस को भी एकदम बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसको वो थाली लगेगी। अच्छा। अगर मान लीजिए शनि खराब है, उसको बासी खाना ज्यादा पसंद आएगा। क्या बात कर? 100%। अगर वो स्टेज पर जाएगा, गुरु है, तो वो हमेशा ज्ञान की बात करेगा। वो बोलेगा अरे सुबह जल्दी उठो, किताबें पढ़ो, अपने विवेक को बढ़ाओ, वो ये बात करेगा। अगर वहां बुध बैठा है तो वो इतने अच्छे प्यारे चुटकुले मारेगा, लोग हंसेंगे भी और उसकी बात को सुनेंगे भी। तो प्लैनेट्स डिसाइड कर रहे हैं आपके भाइयों के साथ आपकी रिलेशन कैसे है, आपके मामा की हेल्थ, आपके ससुराल की फाइनेंशियल स्थिति, सब कुछ आप इन 12 ग्रहों के स्टडी से पता कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, कोई आवश्यकता नहीं है। पुरी जी, एक सवाल मेरे मन में और खास करके आपको पूछने जैसा होता है जी। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था तो आपने मुझे ये 12 ग्रहों का हमारे 24 दिन, यानी हम आपके अपने हिसाब से 24 दिन पकड़ते हैं, आप 30 दिन को, तो ये 24 दिन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। आपकी बातों से मुझे जो जानकारी मिली वो ये थी कि 6 दिन इंसान का मूड अच्छा रहता है, पहले दिन थोड़ा अच्छा रहेगा, दूसरे दिन थोड़ा नर्वस रहेगा, तीसरे दिन फिर वापस से थोड़ा, यानी ये चक्कर गया, यानी मूड का जो स्विंग हो रहा है, मूड जो स्विंग हो रहा है। और मैं आपको और एक बात, यानी मेरा ये क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन ऐड कर देता हूं आपको कि कोविड के बाद से, अब आप इसको ग्रह से कैसे रिलेट करते हो आप सोच के मुझे बताइए और साइंटिफिकली बता। कोविड के बाद से, ये सवाल मैं खास करके मुझे कई लोगों ने आपको पूछने के लिए कहा, कोविड के बाद से हमारे बहुत सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं और जो भी ऐसे एजेड्स हैं, इनके मूड जरूरत से ज्यादा स्विंग हो रहे हैं और वो कांस्टेंट नहीं रह रहे। करेक्ट। डर, दहशत और हिम्मत हारते हुए नजर आ रहे हैं। मौत बहुत नजदीक से लोगों ने देखी है। तो ये ग्रहों का प्रमाण या ग्रहों का इंपैक्ट है या आपके शास्त्र के हिसाब से इसको क्या कहें? ओके,
तो पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन एड्रेस करता हूं, मूड स्विंग का। जन्म कुंडली, जिसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी कुंडली बनती है, जिससे चलित होती है, नवमांश होती है। एक होती है गोचर। गोचर मतलब, गो मतलब पृथ्वी जो घूम रही है, चर मतलब चलना। तो पृथ्वी घूम रही है, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। हर प्लैनेट की पोजीशन कांस्टेंट एक सर्टेन पीरियड के बाद चेंज हो रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में जो चेंज होता है वो है मून। मून 54 आवर्स के बाद मून राशि चेंज करता है। चंद्रमा मतलब आप मोटा मोटी 2.25 दिन पकड़िए, चेंज होता है। 2.25 दिन में राशि चेंज होगी, घर चेंज होगा उसका। ओके, अब मान लीजिए जो 12 घर है, उनका एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपके वो छठे घर में है तो अननेसेसरी आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई मेरा नुकसान कर सकता है, कोई मेरे खिलाफ कुछ सोच रहा है, जो चिंताएं बन के आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि वायरल फैल गया है। ये आपके दिमागी तौर से ग्रह के प्रभाव से डेवलप होता है 100%, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक, मन का स्वामी बताया गया है। बहुत अच्छा इसके बारे में आपको तेजो बिंदु उपनिषद में भी एक संदर्भ पढ़ने मिलेगा। अच्छा, चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। साइंटिफिकली हमारे बॉडी में 60% वाटर है, एक इन्फेंट में 75% होता है। साइंस प्रूवन है, जो ओशन टाइड्स हैं उसको चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है। करेक्ट। अगर वास्ट ओशन को, जो 70% फैला हुआ है ऑलमोस्ट, उसको कंट्रोल कर सकता है, तो हमारी बॉडी तो उसके सामने बहुत ही, मतलब एक कतरा हो गया। पर वो ह्यूमन बीइंग है ना सर। एग्जैक्टली। तो ह्यूमन बीइंग जो वाटर फील्ड है 60%, और जो मन का कारक बताया गया है, हम मन से ही खुश है, मन से ही है। अगर मैं आपको 2 मिनट में आपको हैप्पी कर दूं, तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि आपकी कोई ब्यूटीफुल मेमोरी को निकाल कर लाना है, आपके सामने प्रेजेंट करना है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। और अगर मुझे आपको दुखी करना है, तो मैं आपकी कोई पास्ट इंसल्ट, पास्ट बुरा अनुभव, कोई नुकसान, जो भी कुछ होगा, अगर मैं आपको याद दिला दूं, तो आप इमीडिएटली आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? बॉडी में आंसू कैसे आए? कंट्रोल कहां से हो रहा है? तो कंट्रोल वो जो अदृश्य शक्ति है, जिसको हमने मन और माइंड बोला है, जो साइंस बोलता है यहां से ऑपरेट हो रहा है, उस माइंड को कंट्रोल कर रहा है हमारा मून, जो हर 2.25 दिन में घरों को राशियों से चेंज हो रहा है। अगर वो 12वें घर में है, जिसको बोला गया है कि ये व्यय का घर है, चिंताओं का घर है, नुकसान का है, तो वहां होने के बाद आपको क्या मिलेगा? जैसे एक व्यक्ति अगर मान लीजिए गोवा जाता है घूमने के लिए, तो वो बर्फ थोड़ी एक्सपेक्ट करेगा। वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? वो अगर किसी एक छोटे बच्चे को आप संत के साथ रखो और आप एक अपराधी के साथ रखो, उसके संस्कार क्या होने वाले? ऑब्वियसली वो जिसके साथ रहेगा वैसे संगति होगी। तो चंद्रमा जो है वो पानी है। अब पानी में, एक ग्लास भर पानी में आप एक बूंद डाल दीजिए लाल कलर की, पूरा पानी लाल हो जाएगा। येलो डालिए, येलो पानी हो जाएगा। पानी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे मन का स्वामी है, वही चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, तो चिंता ही प्रोड्यूस करेगा। आप लाख कोशिशें कर लो, आपके मन में चिंता घेरने वाली है। अगर अष्टम में है, तो अगर आप न्यूज में देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, तो आप इमीडिएटली कोरिलेट करोगे, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? ये वो जो थॉट है वो आ रहा है। अगर चंद्रमा पहले घर में है, तो आप इमीडिएटली सोचोगे, उस सुबह ही आप सोचना चालू करोगे, पेट आ रहा है, मुझे जिम जाना चाहिए और मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है मैंने ये। इसका मतलब है कि फिर वो जो बदलाव आता है सोच में या इसमें 100% प्रूवन है। मेरी सबसे ज्यादा स्टडी अगर किसी पर है, तो इसमें तीनों चीजें सब एक तो ज्योतिष शास्त्र ने बता दिया है कि चंद्रमा आपके मन को कंट्रोल करता है। मन ही व्यक्ति का सब कुछ है। एक व्यक्ति आप देखिए करोड़पति है, कायम उदास रहेगा, वो हमेशा उदास रहेगा, चिंता में रहेगा। उसे कौन उदास कर रहा है? उसका मन। क्यों? क्योंकि उसका मन का जो स्वामी है चंद्रमा,
वो उसके चार्ट में अच्छे पोजीशन में नहीं है। और एक होता है जिसके पास कुछ नहीं है, कभी आपको दिखेगा वो कि उसने टेंशन ली, उसको पता ही नहीं होता है वो कैसे हो गया। वो हो रहा है क्योंकि उसका चंद्रमा स्ट्रांग है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप जीवन का पूर्ण लाभ लेंगे। और अगर आपका खराब है या गोचर में वो जो मैं जैसे बताया आपको 24 दिन, क्यों? क्योंकि वो 2.25 जो दिन पकड़ रहा है तो हम उसको 2 ही दिन पकड़ते हैं। तो 12 घरों में जो 2-2 दिन कर रहा है तो 24 दिन बाद वो वापस से आ बरोबर कंप्लीट करेगा सर। कंप्लीट करेगा सर्कल। तो पहले दिन पहले घर में रहेगा तो अगले 2 दिन आप खुद के बारे में सोचोगे। सेकेंड हाउस में जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। थर्ड में आएगा तो आप सोचोगे अब मुझे शायद मेरा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, शायद मेरे एक्शंस गलत हो रही है, प्लानिंग करोगे। फोर्थ में आएगा तो आप घर के बारे में, माँ के बारे में। ये जो मूड स्विंग हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका चंद्रमा इन्फ्लुएंस हो रहा है उस प्लैनेट से। अब उस पर किसकी दृष्टि है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, चंद्रमा की डिग्री क्या है, वो कौन से नक्षत्र में, नक्षत्र के किस चरण में है, उस पर वो किसके घर में है, कौन से प्लैनेट के साथ है, ये सब देखने के लिए अगेन आई रिपीट, इंडिविजुअल चार्ट ही उसका एकमात्र सोल्यूशन, यानी उसकी जो कुंडली है उसका स्टडी होना बहुत जरूरी और उसमें चंद्रमा कितना स्ट्रांग है। जैसे डॉक्टर कोई भी अगर टाइफाइड है या किसी के प्लेटलेट्स कम हो गए तो वो एग्जैक्ट काउंट लेते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि ये कितने दिन एडमिट रहेगा। कैंसर जैसे स्टेज वाइज गिना जाता है, फर्स्ट स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे है। उस तरह की जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट ज्योतिष शास्त्र में इंडिविजुअल कंसल्टिंग को बोला जाता है, जहां से आपको पता चलता है कि आपके प्लैनेट्स ओवरऑल क्या है एंड देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन ऑफ स्वॉट एनालिसिस। मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये प्लैनेट मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये अगर मेरी वीकनेस है, अगर आप में एक्सेप्टेंस पूरा है तो आप उस वीकनेस को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है। पुरी जी, एक सवाल जो खास करके और भी लोगों में बहुत परिचित होता जा रहा है कि न्यूमरोलॉजी का जो लोगों में एक भ्रम पैदा होता जा रहा है, वो एक ऐसा है कि भाई आपके साथ में ये नंबर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये शुभ है, ये नंबर से ही व्यवहार करो, ये नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए, ये नंबर आपका बैंक में होना चाहिए, ये लॉकर में होना चाहिए, गाड़ी पे होना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारों की सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर की गाड़ी रहती है। पूछता हूँ क्यों? नहीं, हमारे कुछ हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या हमारे जो गुरुवरे है, वो हमको कहते हैं कि ये नंबर से, ये इसका चक्कर गया है साहब, ये मेरे को तो आज तक पल्ले नहीं पड़ा। सर मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, न्यूमरोलॉजी इज हाफ साइंस। इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके। क्यों? प्लैनेट्स को 1 से 9 प्लैनेट है, उसमें वो 2 तरह के नंबर बताते हैं। एक आपकी बर्थ डेट जो होती है, सपोज 15 है तो 1 + 5 6, फिर वो 6 के हिसाब से बताएंगे। और एक पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 1503 1983, उसका टोटल करके जो 2 डिजिट आएंगे उनकी भी टोटल करके वो बताएंगे आपको। ये 2 नंबर्स बताए जाते हैं। उस नंबर के बेसिस से ये डिसाइड होता है कि ये आपका लकी नंबर है, ये आपका फेवरेबल नंबर है, ये आपका अनलकी नंबर है। अब अगर मान लीजिए, जो मैं क्वेश्चन जनरली जनरेट करता हूं इस चीजों पे, अगर किसी को बोला गया कि आपके लिए एक नंबर जो है वो बहुत शुभ है और आप इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, एक नंबर प्लैनेट सन को बताया गया है। अगर उसके चार्ट में सन प्लैनेट नीच का हुआ है, अच्छे पोजीशन में नहीं है, डिग्री अच्छी नहीं है, उस पर दृष्टि खराब आ रही है, उसकी युति गलत है, उसका नक्षत्र उतना पावरफुल नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव एनर्जी को उसको बोल रहे हो डबल यूज करो। करेक्ट? आप डबल यूज करने के लिए दे रहे हो उसको। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी हाफ नॉलेज है, लेकिन न्यूमरोलॉजी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, पर्सनल स्टडी में, जब तक आप न्यूमरोलॉजी को बेस एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट नहीं करोगे, उसका वो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। भले फिर आप नाम में स्पेल चेंज कर लो, नंबर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि आपको बैलेंस क्या करना है, आपका ये लकी नंबर है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि ये जो लकी नंबर का प्लैनेट है वो। पर सर एक चीज, सॉरी मुझे बताइए, सॉरी बीच में बोला मैं आपको, लेकिन ये जो
पर्टिकुलरली एक इंसान का एक नंबर जिंदगी भर उसको कैसे राशि में उसको उसको शुभ बन सकता है, सब यही मुझे समझ में नहीं Exactly, आता सर, है। मेरा भी यही पॉइंट है। जब प्लैनेट गोचर में चेंज हो हाँ, रहे हैं, होने वाला है। महादशाएं चेंज हो रही है, आप कहते हैं कि वो पूरा सर्कल घूमने वाला है, 12 Correct. ग्रहों के अंदर वो घूमने वाला है, बिल्कुल घूमने फिर वाला आप है। कैसे क्या एक उसके ऊपर, तो ये एक सटीक सवाल का जवाब आपने जो दिया, जो हमारे व्यूअर इसमें से सुन के निकालेंगे कि न्यूमरोलॉजिकल लोग जितने भी हैं जो इसके शास्त्र का अध्ययन कर कर अपने आप को बड़ा प्रेजेंट करते हैं, वो जब तक के ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं, करेक्ट, तब तक के सेम उनके सर, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स करेक्ट। सही नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टर विदाउट रिपोर्ट कंक्लूजन पर नहीं आता है, मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, वैसे ही आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो लकी नंबर है, एक बार देख लो वो जो लकी नंबर जिस भी नंबर पे आ रहा है उसका प्लैनेट आपके मेन चार्ट में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, पता चलेगा। पर वो लाइफ टाइम रहेगा क्या सर ऐसा? सर देखिए, फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आपकी जो लग्न कुंडली है वो छप गई, अब वो कभी चेंज नहीं होगी, नहीं, वो कभी चेंज नहीं होगी। प्लेसमेंट जो हो गई है प्लैनेट्स की वो एज इट इज रहेगी। वो जो प्लैनेट की मूवमेंट्स है वो चेंज होगी, महादशाएं चेंज होगी। अगर मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों को शुक्र की महादशा चल रही है, एक का शुक्र बैठा है सेकेंड हाउस में या 9th में या 4th में, किसी एक अच्छे हाउस में, और दूसरे का 8th में 12th में है जहां पर जनरली नहीं होना चाहिए या उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, तो दोनों को सेम रिजल्ट नहीं आएंगे। तो दोनों को आप सेम उपाय दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। उसी तरह से एक व्यक्ति को जिसका मान लीजिए 15 डेट ऑफ बर्थ है, आप सबको 6 नंबर यूज करने के लिए नहीं बोल सकते। हो सकता है जो 6 नंबर पर प्लैनेट आ रहा है वो एक के लिए बहुत फेवरेबल है, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो उसके उल्टे काम ना हो जाए, उसको नुकसान ना उठाना पड़े। ये चीजों की तसल्ली करने के लिए एक बार आपको बस वेरीफाई कर लेना है दोनों चीजों को। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब तक कि उनकी कुंडली के सारे ग्रह अपने तरीके से बस। उस पर्टिकुलर ग्रह में, उस पर्टिकुलर घर में होंगे, वो नंबर ही आपके लिए शुभ माना जाएगा। करेक्ट, अदरवाइज वो नहीं। आपको पैसे उधार लेने हैं, हाँ, ऑलरेडी जो आपसे नफरत करता है, हाँ, अगर मैं आपको बोलूं उसके पास जाओ, आपका काम नहीं होगा। कहीं नहीं होगा। सही। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं है, आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मुझे क्या देखना है कि आपका सर्कल क्या है, तब मैंने आपको कंसल्ट करना है, गाइड करना है, जो जनरली करियर काउंसलिंग में भी किया जाता है। बस यही इस पर लागू है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप हाफ बेसिस पे दे रहे हो, वो बहुत डेंजरस जा सकता है। तो इसके लिए आपको पूरा ओवरऑल 360 एंगल स्टडी कर कर ही कंसल्ट करना चाहिए या उसको लेना चाहिए। चलिए, यहाँ एक और सवाल तैयार होता है। न्यूमरोलॉजी के साथ में आजकल स्पेलिंग को लेकर बड़ी ही, ये अब ये न्यूमरोलॉजिकल एक्सपर्ट्स करते हैं और थोड़े बहुत ज्योतिष शास्त्र वाले भी करते हैं। भाई आपके नाम में आप स्पेल कैसा करते हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी सुनील, तो हमने कहा भाई SUNIL, नहीं ये नहीं जमेगा सब आपका, आप सुनील को SUNEEL करिए। अब ये तो मेरे पल्ले के बाहर है ये समझने के लिए कि उसका उच्चार जो है वो उच्चार के बदलने से भी आपकी ग्रह की दशा बदलेगी या आपकी शुभ संकेत मिलेंगे वो आपके स्पेलिंग, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में। और ऐसा सर अभी तक के कितने लोगों ने अपने नामों को बदलकर या अपने कार्य में वो शब्द ऐड कर कर या अपनी फैक्ट्री या अपनी इंडस्ट्री या अपना जो कुछ भी अस्तित्व है उसमें वो वर्ड ऐड कर कर वो समझते हैं, या हो रहा है पता नहीं, भगवान को पता, कि वो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। ये क्या चक्कर है सर ये सिंपल क्या है, एक फॉर्मूला बन जाता है सोसाइटी में। अगर एकता कपूर ने के नाम से सीरियल बनाई और उसने एक बार कहीं बता दिया कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से, गाइडेंस से ये मैंने किया है, वो हो गया स्टैंडर्ड सेट। अच्छा, अब लोगों को क्या चाहिए? सबको नेम फेम मनी ये सब चाहिए। अब उसी चक्कर में न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद जिस तरह से नंबर कैलकुलेट होता है उसी तरह से दो पद्धतियां हैं जिसमें अल्फाबेट को नंबर डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, अल्फाबेट को भी। अब अल्फाबेट को सपोज आपने PUNEET कर लिया तो P को एक सर्टन नंबर आ गया, U को आ गया। अब इनकी टोटल वो करते हैं
उसकी टोटल अगर मेरी 15 है डेट, हम्म, तो ये 6 आ रहा है क्या, वो देखते हैं। 3 आ रहा है क्या, 9 आ रहा है क्या, उसके जो फ्रीक्वेंसी में बैठ रहे हैं उसके बस। साथ मैच करने के लिए कोशिश करते हैं। हम्म, अगर नहीं बैठ रहा है तो भी चेंज करवा तो फिर आई ऐड करके हो रहा है क्या, हम्म, पुनीत में डबल ई की जगह ट्रिपल ई कर सकते हैं क्या, हम्म, टी के बाद एच कर सकते हैं क्या। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास उसका नतीजा है। क्यों? क्योंकि उस फेवरेबल नंबर पर लाना है, लाना है। बस यही उसका एकमात्र। और ये मुझे एक बात बताइए, अब ये तो सब भ्रम भी है, और ये आपको खाली भयभीत करने का या भ्रमित करने का एक तरीका है। तो ये कहाँ तक है मुझे? सर, मेरा पुनीत नाम है आपके लिए, हम्म, दोस्त मुझे अलग नाम से बुलाते हैं, हम्म, पत्नी अलग नाम से, माँ अलग, तो सबको मैं कितने नंबर चेंज करूंगा ना। चेंज करूंगा। जो चीज बदल नहीं सकती, जो मेरा चार्ट है, जो मेरा भाग्य है, वो बदल नहीं सकता। ये लिखा गया है, ये ऐसा होने वाला है। मैं लाख कोशिश कर लू ना सर, कल कृष्ण भगवान भी मेरे सामने आ जाए और अगर मैं बोलूं भगवान मेरा एक चेंज कर दो, तो भगवान से पहली बात तो मेरा मांगना ही गलत है। ये चीजों को बहुत छोटी चीज मांग रहा हूं मैं, कि भगवान जो हमने बोला है, तो सर भगवान जो 4 वर्ड में डिवाइडेड है, वो पंच महाभूत को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो भी नहीं करके देंगे ना आपको कि ठीक है चल मैं तेरी आयु लंबी कर देता हूं या तेरा चेंज कर देता हूं। वो नहीं हो सकता ना, वो चेंज नहीं होना है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नचिकेता की स्टोरी पढ़नी चाहिए। जो नचिकेता और यमराज का कॉन्वर्सेशन है, कैसे? वो ब्यूटीफुल है। नचिकेता छोटा बच्चा, यमराज ने उसको बोला तुझे क्या चाहिए, 100 पुत्र चाहिए, धन ऐश्वर्य राजपाट क्या चाहिए। उसने बोला नहीं, मुझे जो सत्य है जीवन का मुझे वो जानना है। मुझे वो बताओ कि ये खाली रियल जानना है। पर्पस क्या है। मैं इस बॉडी स्ट्रक्चर में, इस फीचर्स के साथ, इस क्वालिटीज में, ये थॉट प्रोसेस के साथ क्यों जी रहा हूं। कुछ तो होगा, एक एम तो होगा मेरा। वो एम जानने का भी एकमात्र तरीका आपको ज्योतिष प्योरली बताता है कि क्यों आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हो, क्यों आपको ये फीचर्स मिले, आपको ये क्वालिटीज क्यों है। नेचुरल जो कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, क्योंकि कुछ क्वालिटीज हम डेवलप कर लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हमने सीख ली, लेकिन जो एक पर्टिकुलर नेचुरल है, जैसे नेचुरल है अभी skills। आपको आधी रात को उठाओ और 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दो, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग। आपको बस बोलना है, आपको टॉपिक देना और आप बोलना शुरू कर। ये जो आपकी कॉम्पिटेंसी, नेचुरल कॉम्पिटेंसी जो आपने पहचान ली है, जो आपको सक्सेस लेके जा रही है, कॉम्पिटेंसी पहचानने का भी जरिया आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है। और अगर आप आपके नेचुरल कॉम्पिटेंसी से अलाइन करते हो, सर आपको सक्सेस, मतलब सक्सेस आपके पास आएगा। हो क्या रहा है, मेरी नेचुरल कॉम्पिटेंसी एक वे में जा रही है, लोगों के प्रभाव को देख के मैं दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि मेरे रिश्तेदारों में चाचा ने कि बेटे ने एमबीए किया, तो मेरे पापा बोल रहे तू भी एमबीए कर, क्यों, अच्छी जॉब लग रही है। लेकिन मेरी जो स्किल है, जो मेरी कॉम्पिटेंसी, वो अलग डायरेक्शन में। तो ये अलाइनमेंट, ये सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए अगर आप एक बार एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, तो बहुत हेल्प हो सकती है। फिर आपको नंबर चेंज करने की, नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, कोई आवश्यकता नहीं। जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप 500 टॉप 500 पूरी ले चीज लीजिए। इसमें मैं एक बात थोड़ा ऐड कर दूंगा। जी। अभी आपने बड़े लोगों की बात कर दी, छेड़ दी। मैंने थोड़ा अनुभव ये लिया है, अब मैं सही हूं गलत हूं आप मुझे करेक्ट करिए। ये जितने बड़े लोग हैं, उतने उनके एस्ट्रोलॉजर, उनके न्यूमरोलॉजिस्ट, उनके सलाह देने वाले और उनको हर तरीके से गाइड करने वाले, ये सही में उनको ये ग्रहों का प्रभाव दिखाकर डेवलप करते रहते हैं, या फिर वो बस? सर वो बड़े लोग इसीलिए है क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बड़ा है। वो हर सच को स्वीकार लेते हैं और उसके हिसाब से चीजों को प्लान करते हैं। मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है, फिजिक है, सलमान खान जैसी, ऋतिक रोशन जैसी लुक है, वो कर नहीं सकते क्या? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा नेचुरल फॉर्म है, दैट्स इट। उनके बेटे की शादी में भी वो, या जनरल में भी आप देखिए, वो एकदम नेचुरल रह रहे हैं, सिंपल। उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब उनको ये भी पता है कि एक सर्टन के बाद डेथ है, एक बीमारी है, ये शरीर है, जो इस वैश्विक सत्य है, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने क्या किया, जहां पॉसिबिलिटीज है, जहां एक्सप्लोर हो सकता है, वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से, स्पिरिचुअल गुरुओं से समझ लिया है। और सबसे बड़ी बात,
जो एक ह्यूमन कभी भी नहीं करता है, ट्रस्ट करना। वो खुद पर ट्रस्ट नहीं करता है, उसको खुद पर अनंत डाउट्स है, वो दूसरों पर क्या करेगा। एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, वो बहुत बड़ी एक्टिंग करता है कि हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो लोगों को बताता है कि मैं लोग आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ, गाइडेंस ले रहा हूँ। आखिर में वो वही करता है जो उसका मन को सही लगता है। मन को सही ये लोग थोड़े अलग होते हैं, ये लोग समझते हैं, ये दूसरों के ज्ञान पर, उसके विवेक पर, उसके अध्ययन पर भरोसा करते हैं और उसके हिसाब से अपनी चीजों को प्लान करते हैं। इसीलिए वो लोग बड़े हैं और इसीलिए बाकी लोग जो है, जो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी गलतियों को, जो बता रहे हैं कि हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जो डाउट्स लेकर चल रहे हैं, वो आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं और वो शायद स्ट्रगल ही होता रहेगा। तो मेरा मानना है ये चीजों का स्पष्टता। पुरी जी, एक अभी के आपके डिस्कशन में एक जो बात सामने आई कि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिकल जो है और स्पिरिचुअल गुरुज, ये जो कॉम्बिनेशन आप तीन लोगों का बताएं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो साइंस भी है, ग्रहों का प्रभाव है। न्यूरोलॉजी तो अब मैं ये कहूंगा कि ये सब एक भ्रमित है, थोड़ा साइंस थोड़ा अपना स्टडी। मगर स्पिरिचुअल जो है ये अपने आप में अध्ययन करने जैसा विषय है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो अपने आप में एक प्रभावित करने वाली एक ऐसी दिशा है, एक दशा है कि जो आपकी पूरे ह्यूमन बॉडी के माइंडसेट को डेवलप कर कर आपको आगे ले जाती है। आपकी अच्छाइयां, बुराइयां, आपके तरीके, आपकी अदाएं, वो आपको हर तरीके से आपको डेवलप करने की कोशिश करती है। वहां शायद ये न्यूमरोलॉजी या फिर आपका शास्त्र उतना काम नहीं कर पाता। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बताइए साहब, आप एक्सपर्ट है। दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन अगर कुछ है जो वाकई में लाइफ चेंज कर सकता है, पीढ़ियां चेंज कर सकता है, पीढ़ियां, आपकी खुद की लाइफ नहीं, पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां, तो वो है स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन, दोनों का। और स्पिरिचुअल गुरु अगर आपको मिलता है, अगर आपके सामने चॉइस है कि भगवान श्री कृष्ण की साथ रहना या स्पिरिचुअल गुरु के साथ रहना है, मैं पर्सनली स्पिरिचुअल गुरु के साथ रहना पसंद करूं। यहाँ थोड़ा सोच समझ के बोलिए। 100%। क्यों? कोई डाउट नहीं है, क्यों? कोई भी डाउट नहीं है कि स्पिरिचुअल गुरु वो पारस है जो आपके लोखंड को सोना बनाता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे? एक आदमी परेशान है क्योंकि उसकी अपेक्षाएं भंग हो रही है, मतलब उसके अंदर एक लालच है, मोह है, ये ऐसा ही होना चाहिए, उसकी जिद है। एक आदमी अपेक्षा भंग हो रही है क्योंकि उसके अंदर मोह भरा था, वो लोगों पे गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसकी सेल्फ आइडेंटिटी है। वो बोल रहा है तू मुझे कैसे बोल सकता है, उसने मेरे साथ ये कैसे किया, इंसल्ट सहन नहीं होती, ईगो है। ये जो एलिमेंट्स है जो हमको नेचर से मिले हैं, जो हमने पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड किए हैं, इसको धोने का, इसके ऊपर उठने का काम सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु कर सकता है। वो आपको एक आईना दिखाता है, ये आप हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इमेजिनेशन में मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। मैं कॉलेज जाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, बच्चों का लेक्चर लेता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, आपके साथ हुई। मैंने एक आइडेंटिटी फ्रेम कर ली है कि मैं ये हूँ। रियलिटी में मेरे साथ भी वही हो रहा है। कोई अगर मुझे इंसल्ट कर रहा है तो मेरा भी ईगो वही बोलेगा कि अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, प्रतिशोध तो मैं जरूर लूंगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मिलियंस में व्यू जाए, क्यों, मोह भरा है। ये चीजों को एक्चुअली में एक्सपीरियंस करवाने का, क्योंकि हम सबको पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ, सबको पता है, हर आदमी बोलता है हाँ ईगो तो है मेरे में, लेकिन वो ईगो को बड़े सफाई से बोलता है ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ऐसे किसी के सामने करूंगा मैं। वो बोलता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंट है, पर दोनों तो है मेरी ना। मैंने कितनी ब्यूटीफुली जस्टिफाई कर दिया उसको, डिप्लोमेटिक ईगो नहीं, क्योंकि ईगो बैड वर्ड है। बैड वर्ड है। स्वार्थ अगर बहुत अच्छा शब्द है, स्वार्थी बनना, स्वार्थी बनने का इतना अच्छा मीनिंग है, सबसे प्योर वर्ड स्वार्थी है, जिसको लोगों ने गाली के तौर पे बताया। स्वार्थी मतलब क्या, लोग 10 मेरे बारे में बुराई करे, 10 मेरे फेलियर हो जो हो, स्वार्थ क्या है, मैं संयमित रहूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा सक्सेस है, इतना ही मुझे मिलने वाला है, इतने ही लाख करोड़ मेरे नसीब में है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, ये मेरे परिवार वाले हैं, इनके ये
इसमें सर जो बात आपने कही, मुझे स्पिरिचुअल गुरु आपको आपकी पूरी पर्सनालिटी का एनालाइज कर आपको वो दिखाता चलता है, कंप्लीट एनालिसिस करके वो आपको दिखाता रहता है, हमने सोचा भी नहीं है, और वो एक्सेप्ट भी कराता है। एक्सेप्टेंस हमारे ऊपर है। हाँ, जब हम किसी का यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं हाँ। तो सबसे पहले हमारा माइंड एनालिसिस करता है, बाबा ने पहना क्या है, अगर भगवा है, तेज है, तो हाँ ये कुछ है। हमने पैरामीटर्स बना लिए हर जगह। ड्रेस कोड कंपलसरी है, अगर वो खाकी में नहीं है तो पुलिस वाला नहीं है, वो नहीं, उसको मानेंगे ही नहीं आप। डॉक्टर है तो उसको एप्रन पहनना ही है, स्टेथोस्कोप रखना ही है, तो डॉक्टर है। वैसे स्पिरिचुअल गुरु का एक पर्टिकुलर हमने फॉर्म बना लिया है। अब अगर वो कल पैसे चार्ज कर कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बोलते हैं इनको क्या करना है, पैसे किस बात के ले रहे हैं, इनको तो मोह छूटना चाहिए। ये उनको भी पता है कि वो पैसे साथ में नहीं लेके जाने वाले, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और ये उनकी चॉइस है ना, उनको लग रहा है मुझे पैसे लेने, वो लेंगे पैसे। आप क्यों उनको जज कर रहे हो? आपका काम जजमेंट करना नहीं है, आपका काम है वो जो ज्ञान दे रहे हैं, जो अनमोल है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको लो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे में फ्लॉज है, मेरी भी परछाई काली है, मेरी परछाई गोरी या सुनहरी नहीं है, मेरी भी परछाई काली कलर की। ये जब आप स्वीकार कर लेते हो तभी ट्रांसफॉर्म होगा। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में उस स्पिरिचुअल गुरु का कोई भला नहीं है। उनको जो करनी थी तपस्या साधना वो उन्होंने पूर्ण कर ली। अब वो अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे कि वो चाहते जिस तरह से वो उस स्टेज पर बैठे जहां उनको कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई चीजें। पर इसमें सर एक बात आपको कहना चाहूंगा, मैं इसका दोष किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को देना नहीं चाहता, लेकिन जो तरीके के स्पिरिचुअल गुरुज ने पिछले कुछ सालों में लोगों को अलग तरीके से मोह के साथ में अपने नजदीक किया है और उसका गैर उपयोग किया है, तो ये भी तो कहाँ का ये है साहब। वो तो पहले अपीयरेंस में तो वो भी बड़े अच्छे गुरु दिखते थे और काफी अच्छे लोगों को एक नई दिशा देते थे और इतने अच्छे उपदेश देते थे कि ऐसा लगता था कि इनके जैसा इंसान नहीं। लेकिन जब वो पर्दा एक बार निकलना शुरू हुआ तो फिर उनकी हकीकतें सामने आने लगी, तो ये मोह, ये बाकी चीजें जो आपने थोड़ी देर पहले कही, उसी में वो आज भी वही रस और रस्मों में आज भी वो गुथे हुए हैं। कितने तो उसमें से जेल में है। सर रावण भी साधु के ही भेष में आया था। अच्छा, क्योंकि उसे पता था कि ये सबसे ट्रस्ट करने वाली चीज है, अपीयरेंस, सबसे अपीयरेंस। जितने भी शास्त्र, जितने भी पुराण, जितने भी आप आयुर्वेद ले लीजिए, ज्योतिष ले लीजिए, वास्तु शास्त्र ले लीजिए, इन शास्त्रों का निर्माण क्यों हुआ है? हमारे और आपकी भलाई के लिए, अपनी उन्नति के लिए, ताकि एक आदमी इस स्टेज से अगले स्टेज पर जाए, वो ग्रो करे हर एंगल में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, एस्ट्रोलॉजिकली, हर वे में वो ग्रो करे। किन्होंने किया? उन्हीं साधु संत ऋषियों ने। यही हमारी परंपरा रही। महाराष्ट्र में जहां रहते हम, संतों का ही बताया गया। इन संतों का और जो स्पिरिचुअल गुरु है रियल, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सिंपल है। आप 10 लोगों को पूछिए कि 10वें माले से नीचे गिरने पर कैसा लगता है, हर कोई लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको अनुमान की जो शक्ति है हमारी, जो हम एनालिसिस करने की हमारे माइंड में पावर है, वो बहुत अच्छा लिख लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो एक्चुअल में 10वें माले से गिरकर बच गया, वो जो लिखेगा वो उसका अनुभव है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मुझ में ईगो है, मुझे पता होना एक अलग बात है। वैसे ही आपका पेट दर्द हो रहा है, अरे हाँ बहुत दर्द होता है, ये बोलना अलग बात है। मेरा भी अनुभव अलग है। जब मेरा पेट दर्द होगा, जब मैं भूखा रहूंगा, तब मुझे पता चलेगा अनुभव, भूख क्या होती है। ये जो हमारे फ्लॉज है, हमको सिर्फ पता है, शाब्दिक पता है। हाँ मोह नहीं मेरा, ये मेरी जरूरत है भाई, घर परिवार चलाना है, बच्चे, तो मुझे पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, ये मैंने जस्टिफाई कर दिया अपने मोह को। लेकिन जब मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि वो टर्म क्या है, वो कितने लेवल पे है, और उसकी वजह से मेरे बाकी चीजों पे, लाइफ पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो होता है स्पिरिचुअल गुरु। तो एक होता है बोलना 10वें माले से गिरना कैसा लगता है, और एक होता है जो आपको एक्चुअल में गिराता है, बताता है कि ये एक्सपीरियंस है। और जिसके पास एक्सपीरियंस है वो बाकी किसी के सामने भी वो अटल सकते हैं। सर इसमें सर एक चीज थोड़ी सी पूछना चाहूंगा कि ये जो बड़े स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं,
मैं तो नाम नहीं लेना चाहता किसी का, हम्म। तो क्या उनका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी पे भी होना जरूरी है, या फिर उपनिषद उपनिषदों का उपनिषदों का ज्ञान होना जरूरी है, या फिर रामायण और महाभारतों के इनका अध्ययन करके रहना जरूरी है? सर देखिए, या अनुभव से आएगा, या पिछली कुछ पुराना तत्व चीजों को समझकर आएगा? इसका एक मोटिव है। हाँ। हिंदुइज्म में ऐसा बताया गया है कि एक व्यक्ति जो बार बार जन्म ले रहा है एक ही चीज के लिए, ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। वो डेस्टिनेशन को सिंपल 2 शब्दों में कहा गया है, मोक्ष। अब अगर मैं आज से चॉइस लेता हूं, जो मेरी सुपर पावर है, एक ह्यूमन की सुपर पावर है, हर सिचुएशन में हमारे सामने 2 चॉइसेस है। अब मैं चॉइस लेता हूं कि हाँ, मुझे उस दिशा में बढ़ना है, मैं संसार भी नहीं त्याग रहा हूं, बीवी बच्चे सब है। तो ये जो उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, ये मुझे सहायता करते हैं। जैसे हम एक नए मोबाइल के पास मैनुअल आता है, हम गूगल मैप यूज करते हैं अननोन टेरिटरी, बस ये वही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जैसे अभी मैंने कहा था तेजो बिंदु उपनिषद, उसमें ये बताया गया है राजा जनक को एक दिन ये अनुभव करना था कि जो बोला जाता है आत्मा, तो मुझे ये अनुभव करना है, मुझे पता होने से नहीं चलेगा। तब वो सब राजपाट छोड़कर लोगों के हाथ में देकर जंगल में जाते हैं। एक ऋषि उनको कहते हैं कि आप मौन धारण कीजिए। वो प्रश्न पूछते हैं, मौन मतलब क्या? मौन मतलब हमको बताया गया है चुप रहना, बात नहीं कर। ऋषि ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने राजा। मौन मतलब विचारों को रोक देना, विचारों को ऑब्जर्व करना और उनके इन्फ्लुएंस में न जाना। जो बोल रहे हैं साहब, चिंता अगर आपके माइंड में आ रही है, कल क्या होगा, अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा, वो होगा जो होगा, वो कल हो रहा है। हम जो सीसॉ खेल रहे हैं, एक ह्यूमन माइंड हमेशा सीसॉ खेलता है, पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, पास्ट फ्यूचर, ये सीसॉ खेल रहा है। वो प्रेजेंट जो है वो उस डंडी पर है जहां पर वो झूल रहा है, वो कभी भी स्टेबल नहीं है। ये स्टेबिलिटी कैसे लानी है, ये उपनिषद बताते हैं। जो तेजोबिंदु उपनिषद में राजा जनक को पता चला, उन्होंने साधना की, उनको पता चला कि मेरे अंदर एक छोटा सा बिंदु है, आत्मा जिसको बोलते हैं, वो इतना छोटा है कि उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना विशाल है कि उसमें पूरा यूनिवर्स आ सकता है। तब उन्होंने रचना की तेजो बिंदु उपनिषद की। तो ऐसे ये जो 108 उपनिषद है, ये गाइड करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। जैसे अगर आप वराह पुराण पढ़ते हैं और कोई बहुत जिज्ञासु है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये फायर एलिमेंट कैसे आया, वाटर कैसे आया, बॉडी कैसे बनी, उसमें हर चीज को बताया इन्हें गया जो 108 उपनिषद है उसमें पूरी मुझे इसका मतलब है कि जीवनचर्या से लेकर हर चीज का और हर एक चीज का उसके ऊपर ये अध्ययन कर कर प्योरली लिखा गया। गाइडेंस करने के लिए ही बने हैं। ये आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप 4 घंटे की तपस्या करो, साधना करो, ये भोग चढ़ाओ, इतने बजे आरती करो, वो करो, ये नहीं बोलेंगे। ये आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करने बताएंगे। ह्यूमन बीइंग ग्रो कब होगा, जब वो अपने फ्लॉस से ऊपर आएगा। जब वो फ्लॉस, कोई कीचड़ में एक वस्तु गिर गई है, सोने का अगर कोई चीज गिर गई है, उसको जैसे जल से धोने के बाद उसकी शुद्धता दिखेगी, बस यही काम वो हमको कर रहे हैं। वही काम शनि महाराज 7.5 में कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उपनिषदों का एक ही मेन उद्देश्य है, यू ग्रो बेटर, यू डेवलप एंड इवॉल्व एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अपने जो फ्लॉज है, जो भी है, 100% जो भी फ्लॉज हर एक इंसान में, वो उसको आप ओवरकम करिए, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, सो दैट यू बिकम अ प्योर सोल, जहां आपके ऊपर कोई फ्लॉ नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, आप स्टेबल हो, आप पीसफुल हो। पीस बोलना अलग है, एक्सपीरियंस करना अलग है। पीस हमको लग रहा है कि पीस ऑफ माइंड बहुत कॉमन टर्म है, एक्सपीरियंस करने पर समझ आता है कि इसके जैसी अल्टीमेट चीज कोई नहीं है। ये शायद मेडिटेशन से और ऐसे बहुत बड़े आध्यात्मिक सबसे प्रभावी एक मार्ग है। आध्यात्मिक ऐसे जो गुरु, जैसे जिसे हम स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, वो आपको उस चीज का एहसास दिलाते हैं, आपको उसके नजदीक ले जाते हैं। उसमें वही अष्टांग योग बताया गया है, तो उसके माध्यम से होता है। लेकिन ध्यान जो है वो सबसे प्रभावी। आप हाजी मलंग बाबा को देखिए, आप गुरु नानक जी को देखिए, किसी भी व्यक्ति को देखिए, आपको एक जनरल पोज में ही दिखेंगे। बरोबर। आप महावीर को ले लीजिए, आपको एक मेडिटेटिव पोज में ही दिखेंगे, एक काम स्माइल रहेगा, उनका फिजिकल जो एक ऑरा है, वो आपको एक देखकर ही समझ में आएगा कि इज वेरी काम एंड इज इन एक्टिविटी। ये जो
जैसे भी आपने महावीर जी का कहा, इसके बाद में जो स्पिरिचुअल गुरु के जिनकी भी बैठने की तपस्या से बैठने का जो अध्ययन है, वो लगभग सभी का एक जैसा ही है। सर उसमें बहुत सारी मुद्राएं बताई गई है। कौन सी मुद्रा में कब कितने देर बैठना है, इसके लिए गुरु का गाइडेंस लगता है। गुरु ही है जो आपको बताएगा कौन सी दिशा में, कौन सी स्थिति में, कौन सी मुद्रा में, कौन से वस्त्र में, किस पोजीशन में बैठना है, ये वो ही आपको बताएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास फिजिकल गुरु नहीं है तो ये सब जो है इट लीड्स टुवर्ड्स द कंफ्यूजन। और ये आपको Kind of- उसको समझने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल गुरु और एक अच्छा गुरुवर्य होना जरूरी है, जो आप जिनका अध्ययन और हर एक स्टडी पे सरेंडर हो जाओ, हम्म, सरेंडर हो जाओ, क्वेश्चन मत रखो, उसको जज मत करो कि इसका अपीयरेंस क्या है, ये तो पैसे मांग रहे हैं, ये तो ऐसा है। एक बहुत सिंपल छोटी स्टोरी सुनाता हूँ सर। एक शिष्य, एक गुरु के 3 शिष्य होते हैं, जंगल में रहते हैं, खाना ढूंढते हैं, कुछ मिलता नहीं, सूखे हुए फल, बासी फल मिलते हैं, खा लेते हैं। गुरु को पूछते हैं, गुरु बोलता है जो मिला है, जो जीवन ने दिया है, खा लो बढ़िया से। तो खा लेते हैं सूखे हुए फल। फिर अगले दिन सुबह राजा आते हैं जंगल में। राजा बोलते हैं अरे आप तो तपस्वी लग रहे हैं, चलो मेरे साथ राजमहल में। गुरु अपने शिष्यों के साथ जाते हैं, वो उनको आलीशान महल में रखते हैं, बड़े अच्छे नरम गद्दों पर सुलाते हैं, ताजे रसीले फ्रूट खिलाते हैं, संगीत सुनाते हैं। गुरु बहुत मजे से सब करता है, गद्दे पे लेट लेट के सोता है, संगीत को बड़े चाव से सुनता है, खाना खाते हैं। शिष्य थोड़े परेशान हो जाते, शिष्य बोलते कल तो अपने को बोल रहे थे सूखे फल खाओ, जो जीवन दे रहा करो, आज तो देखो बोले तो मजे के मूड में है, रहा नहीं जाता। वो जाके पूछते हैं कि ये क्या है गुरु जी, आप तो कल मैंने क्या कहा था, जीवन जो परोसे वो आनंद से खा लो। कल उसने बासी फल खिलाए, आनंद से खाए। आज जीवन बोलता है मजे करो मजे करो, कल शायद फिर सूखे फल मिलेंगे। वो मत सोचो कल क्या था, आज क्या है, कल क्या आने वाला, अभी क्या है ये है। कि बहुत अच्छा आपने एक फिलोसॉफिकल एक बहुत अच्छी सीख भी दे दी हमारे व्यूअर्स को, शायद इसके लिए भी कि जो भी आपके पास में है उसमें सुखी रहो, जितना भी ऊपर वाले ने आपको दिया है वो दिल से उसको चाहो, और जितना भी आपके पास में है उसमें अपने आप को आनंदित और खुश रहकर अपनी दिनचर्या को चलाओ। एक आखिरी सवाल जो मुझे लगता है कि बहुत दिनों से वो समझ में भी नहीं आता, ये साढ़े साती का एक प्रकार है। और साहब मैंने मेरे कई दोस्तों को भी देखा है और कई ऐसे परिवारों को भी देखा है और कई मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि ये साढ़े साती शब्द से वो विचलित हो जाते हैं और कहते हैं साहब अभी बस और 2 साल बचा है, कोई कहता है 6 महीने बचा है, कोई बोलता 5 साल मेरा कुछ नहीं होने वाला। साहब ये क्या प्रकार है? ये वो सोच में उनका अच्छा समय भी गंवा देते हैं ओके, और उसी में से वो बाहर नहीं आते। सर साढ़े साती एक प्रोसेस है, उसको हम समझ लेते हैं। ड्राई क्लीन की प्रोसेस होती है। आप व्हाइट शर्ट की आत्मकथा लिखने की कोशिश कीजिए जिसके ऊपर थोड़े दाग लगे हैं। अब उसको बेचारे को गर्म पानी में पहले तो भिगोया जाएगा, फिर उसको पीट पीट कर धोया जाएगा या वॉशिंग मशीन में डाला जाएगा, फिर कड़ी धूप में उसे सुखाया जाएगा, फिर गर्म इस्त्री उस पर घुमाई जाएगी। कितने अत्याचार अन्याय हो रहे शर्ट पर। इस प्रोसेस के बाद शर्ट के साथ क्या हुआ, वो नया बन गया, पहनने लायक हो गया। यही साढ़े साती है। जो पिछले 30 वर्षों में 27.5 साल में हमने जो भी कुछ किया है, अच्छा बुरा जो किया है, कितने साल बाद आती है सर? ये लगभग 27.5 साल बाद आती है हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में। और समझ के उसकी ये कैसी आती है, ध्यान कैसा आता है? वो ऐसा आता है, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, जब चंद्र आपकी राशि है उस पर जब शनि महाराज आते हैं तो साढ़े साती का पहला फेज आता है 2.5 साल का, सेकेंड 2.5 साल, कंटिन्यू रहता है कि गैप में आता है? नहीं कंटिन्यू, 3 फेज में है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहला चरण जो होता है वो नानी याद दिलाता है, खर्चे बढ़ाता है, क्योंकि 12th हाउस में होता है, तब उसमें 12th हाउस में होता है, खर्चे होंगे, सेविंग मुझे 12वें घर में रहेगा, 12वें घर में, क्योंकि वो खर्चे का घर है। अनगिनत खर्चे होंगे, सेविंग मुझे, अगर उसका चार्ट प्रॉपर नहीं है नानी याद आ जाती है। सेकेंड फेज में वो खुद इंडिविजुअली इन्वॉल्व रहता है, चिंताएं, सोचना, परेशानी, फेलियर, इंसल्ट, मतलब जिसकी हेल्प की थी वो भी इंसल्ट करके चला जाता है। क्यों?
क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे करना था। मैंने अनजाने में या जानबूझकर किसी का अपमान किया था, तो वो मुझे समझ में आना चाहिए ना। इसके लिए कोई मेरा अपमान करेगा, मुझे वो दर्द देगा, ताकि मुझे समझ में आए कि देख पुनीत, अपमान करने पर ये फीलिंग होती है, अगले बार करने से पहले जरूर सोचना। ये फीलिंग देने के लिए मुझे 7.5 आई है। और तो ये कुदरती है या ग्रहों का प्रमाण है? ग्रहों का, शनि महाराज का प्रभाव है। और वो हर 27.5 साल बाद आपको देना ही है। देना ही है, ऑडिटर है वो। हाँ, आपने जो भी कुछ किया है वो आपके तो अकाउंट जरूरी है कि हर एक इंसान ने किसी न किसी का अपमान किया हो। Exactly. हर एक इंसान को अब आप जैसे अच्छे व्यक्ति हैं, आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, सत्कर्म किए है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लीन है, तो आपको वो प्रेस्टीज अवार्ड देकर जाएंगे ना सर, आपको A+ देकर जाएंगे ना वो साइन। एक बच्चा है जिसने पढ़ाई नहीं की है, कल एग्जाम दे रहा है, फेल होने वाला है, टीचर उसको डांटने वाली है, पेरेंट्स मारने वाले हैं। अगर उसने मेहनत की है और वो एग्जाम देने जा रहा है, सर शनि महाराज बुरे नहीं है, उनको लोगों को तकलीफ देने में, नुकसान कराने में उनको मजा नहीं आ रहा है। शनि से डरते क्यों हैं? सिंबॉलिक डरते क्यों हैं? डरते इसलिए है क्योंकि मैंने अब काले गोरे कर लिए हैं, मैंने बहुत सारे हेरा फेरी की है, अब वो लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। अब अगर सपोज कहीं पे मैं घपले में मैंने किया है, कहीं गलत जगह मैंने किया है, सर नींद आएगी क्या मुझे रात को चैन से? आप पहले वो 7.5 को कंप्लीट करिए ना। आप 2.5 साल दो। एग्जैक्टली। तो ये जो तीसरा चरण है 7.5 का, इसको बोलते हैं कि जैसे पानी उतर जाता है बाढ़ का, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। आखिरी 2.5 साल जो होते हैं, उसमें इस 5 सालों में भी आपने कैसे रहा, आपने किस एक्सेप्टेंस से उसको फेस किया, इसका फल आपको अगले 2.5 साल में मिलने वाला है। अब इसमें भी 3 7.5 आती है जनरली एक आदमी के लाइफ में। जो दूसरी 7.5 है वो परमोच्च होती है, वो टफ होती है, क्योंकि पहली 7.5 बहुत निकल जाती है, मतलब आई और गई पता भी नहीं चला। अच्छा, शनि महाराज का एक और है कि उन्होंने वरदान दिया था 15 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं रहेगी, नहीं 7.5 का उन पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जो भी अच्छा बुरा किया उनको पता ही नहीं ना, पाप और पुण्य की व्याख्या नहीं पता। अब अगर मैं पाप कर रहा हूं तो मुझे अंदर से तो पता है कि ये गलत है, हालांकि मैं उसको जस्टिफाई करके कर लेता हूं, ये मेरी आदत बन गई एज ए ह्यूमन बीइंग। शनि महाराज बोलते हैं ये तुझे पता था, तूने गलत किया। सर सबसे बड़ा पाप क्या है? नोइंग दैट दिस इज रॉन्ग येट डूइंग इज द बिगेस्ट सिन। और ये सिन कैसा भी हो, भले मैंने किसी का 1 रुपया का नुकसान किया हो, पर्पसली इंसल्ट किया हो, किसी की प्रमोशन में टांग अड़ाई हो, किसी के करियर में किया हो, मिस गाइडेंस किया हो, जो मैंने किया होगा ना वो मुझे रिटर्न आएगा टू एक्सपीरियंस हाउ डज इट फील, ये कैसा लगा। किसी को अगर मैंने चटका दिया होगा, किसी को कुछ मार दिया होगा, तो कैसा लगता है, ये जानने के लिए शनि महाराज आते हैं, सो दैट वहां पर मैं संभल जाऊं और अगली जो लाइफ है, जो अगले आने वाले 27.5 बार, तब मैं उनको इंप्रेस करूं कि देखो महाराज मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने मुझे सबक दिया था अब मैं संभल गया हूं, ये मैंने इतने अच्छे से किया। सर शनि महाराज जब देने पे आता है, छप्पर फाड़ के, बहुत छोटा शब्द है, बहुत ही छोटा शब्द है, गवर्नमेंट का रूलर है, मतलब वो जो बोलते हैं राजा का रंग और रंग का राजा, एक्चुअली सिर्फ शनि महाराज करते हैं, बट इज वेरी स्लो, और उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आप भ्रम बता रहे थे, इसलिए मैं जस्ट आपको इंटरप्ट करके बता देता हूं। जनरली लोग शनि महाराज के मंदिर में जाते हैं और एक गलती क्या करते हैं, शनि महाराज का ये आइडल है, ये उनकी मूर्ति है, ये प्रतिमा है, उसके सामने खड़े होकर उनके दर्शन लेते हैं, जबकि ये गलत है। शनि महाराज की स्थिति से ज्यादा भयावह होती उनकी दृष्टि, तो उनके दर्शन सीधे कभी नहीं लेने होते, आपको 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री के एंगल से दर्शन लेने हैं। ये सबको पता होता है? आप दृष्टि मत लीजिए आंख पर। अच्छा, मैंने देखा है, शायद ही कुछ लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है, तो ये आपके माध्यम से लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। 30 डिग्री के एंगल से क्रॉस खड़े रहकर दर्शन तो लेंगे आप, फिर दर्शन तो लेना, मगर आपके सीधी दृष्टि नहीं आएगी, सीधी दृष्टि नहीं लेना। अच्छा, मई महीने के 12 बजे के सूर्य को आप आंखों से देख रहे हो खुली, तो नुकसान आपका हो रहा है। इसके लिए गॉगल पहन लो, कवर अप कर लो, या मॉर्निंग के सूर्य के दर्शन करो। जैसे ये है अपनी सेफ्टी के लिए, वैसे शनि महाराज की सीधी दृष्टि नहीं लेते आंख पर,
इसके लिए उनके थोड़ा क्रॉस खड़े रहते हैं और फिर दर्शन करते हैं। और वो बोले गए हैं बहुत ही जो गरीब है, मजदूर है, उनके, अब उनको खुश कर दो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। रत्न पहनो ना, बहुत ज्यादा आप तेल चढ़ा दो ना सर, पूरी सारे संसार का शनि महाराज पे चढ़ा दो, उनको तेल नहीं चाहिए। नहीं, उनका एक ही मोटिव है, आप अच्छे रहो, सत्कर्म करो, धर्म पहचानो अपना। एज ए ह्यूमन बीइंग ये मेरा धर्म है। अगर मेरे जेब में इतने पैसे हैं और मेरे कुछ पैसे जाने से किसी का कुछ हेल्प हो सकता है, एक टाइम की भूख मर सकती है, तो उसको खिलाना ही मेरा धर्म है। बस यही सीख देने के लिए वो आते हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, खास करके आपने जिस अंदाज में एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को और अपने गुरुवर्य को जिस अंदाज में आपने सब जस्टिफाई किया, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो अपने अस्तित्व को पहचाने जी और अस्तित्व को पहचान के उसी में से अपने रास्ते निकाल ले। ये एक शास्त्र है, ये शास्त्रों का अगर आप अध्ययन कर कर उसका साथ लेते हैं तो आपके रास्ते सही कटेंगे और आने वाली दिक्कतें कम होंगी। मगर अगर आप इसको देखकर रुक जाएंगे और इसी में उलझ जाएंगे तो फिर आप वैसी भी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और विशेषता मैं आपको फिर और किसी ऐसे सब्जेक्ट पे, क्योंकि आपका जो उपनिषदों पर जो अध्ययन है, खास करके रामायण पर, महाभारत पर, मैंने आपके साथ में एक बार रामायण के ऊपर एक मैनेजमेंट के हिसाब से भी 2 बार मैंने सोचा है आपसे बातचीत करने के लिए, वो सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे। आज आपके साथ में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स खास करके ये जान ले कि और इनका अध्ययन, इनका स्टडी और इनकी बातचीत और इनकी समझ और इनकी मैच्योरिटी, अगर हम इन सब का कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के तौर पर इसका अध्ययन कर कर उसका इस्तेमाल कर सके तो यकीनन हमें बहुत खुशी होगी। और वैसे पुनीत जी की एक खासियत यह है कि जितना भी उनको भगवान ने जो दिया है उसमें वो खुश है, और ऐसे इंसान हमने जिंदगी में बहुत कम देखे। खैर, मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी इन बातचीत से अपनी जिंदगी को संवारने की और अपनी जिंदगी की राह ढूंढने की यकीनन कोशिश करें। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।